हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जोहेब और आप देख रहे हैं DZ वेटनेरियन। आज हमारे थ्यूरोजिनोलॉजी का सेकंड लेक्चर है और वो लेक्चर है टेराटोलॉजी पर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। टॉपिक हमारा आज का है टेराटोलॉजी, जो कि 7th सेमेस्टर DBA में पढ़ाया जाता है और इसका जो कोर्स टाइटल है वो है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड जेनेटिकल डिजीजेस। इसको थ्योरी 401 से कोड के तौर पर शो किया जाता है। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। टेराटोलॉजी क्या है? टेराटोलॉजी को एम्ब्रियोपैथी भी कहते हैं। अब थोड़ा काम आसान हो गया। एम्ब्रियो बोलते हैं फीटस को, जो कि मदर के यूट्रस के अंदर होता है, और पैथी बोलते हैं एबनॉर्मल फंक्शन को, यानी कि माँ के यूट्रस में जो बेबी होता है उसमें अगर कोई एबनॉर्मल फंक्शन आ जाए, यानी कि वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा हो, तो फिर इसे कहते हैं एम्ब्रियोपैथी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टेराटोलॉजी डील्स विद द कॉजेज एंड नेचर ऑफ कंजेनिटल डिजीजेस ऑफ अनबॉर्न एट ग्रॉस स्ट्रक्चरल टू सेलुलर लेवल। अब यहाँ इस डेफिनेशन को समझें कि टेराटोलॉजी क्या है। वो कॉजेज एंड नेचर ऑफ कंजेनिटल डिजीज के ऊपर है, यानी कि किस वजह से ये डिजीज आई है और किस तरह की ये डिजीज है। और डिजीज कौन सी? कंजेनिटल डिजीज। कंजेनिटल डिजीज वो डिजीज होती है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आती है, यानी कि मदर से बेबी में आएगी, उसको बोलते हैं कंजेनिटल डिजीजेस। अच्छा, ये किस में होगी? अनबॉर्न में, यानी वो फीटस जो अभी तक पार्चुएशन के जरिए पैदा नहीं हुआ, अभी तक वो मदर के यूट्रस में ही मौजूद है। तो डेफिनेशन का मतलब ये है कि बेबी जो फीमेल एनिमल के यूट्रस में मौजूद है, उसे वहां पर जो बीमारी हो रही है, उस बीमारी की वजह और वो किस किस्म की बीमारी है, ये हम लोग पढ़ते हैं टेराटोलॉजी में। चाहे वो ग्रॉस स्ट्रक्चरल लेवल पर हो, ग्रॉस बोलते हैं बड़े पैमाने पर, यानी बड़े स्ट्रक्चरल लेवल पर हो, यानी पूरा का पूरा ऑर्गन ही खराब हो गया हो, पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम ही सही तरीके से डेवलप नहीं हुआ हो, तो इसे बोलते हैं कि ये ग्रॉस स्ट्रक्चरल लेवल पर पैथोलॉजी आई है, एबनॉर्मल फंक्शन आया है। और सेलुलर लेवल बोलते हैं सेल के लेवल पर के एबनॉर्मलिटी आई तो है, लेकिन ये ऑर्गन लेवल पर नहीं आई बल्कि सेल लेवल पर आई है। कुछ सेल ही खराब हुए हैं, कुछ सेल ही एबनॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, कुछ टिश्यू ही एबनॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, ग्रॉस लेवल पर हम लोग नहीं देख रहे। अब आगे चलते हैं। टेराटोजेंस क्या हैं? ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से ये बीमारियां आती हैं, और ये दो किस्म में डिवाइड हैं। एक को बोलते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स और दूसरे होते हैं जेनेटिकल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के जो चांसेस होते हैं वो 10% होते हैं, और जेनेटिकल फैक्टर्स के भी जो चांसेस होते हैं वो 10% होते हैं। लेकिन अगर ये दोनों को मिलाया जाए कि यानी किसी बेबी में दोनों ही मसले आ रहे हों, तो उनके चांसेस 80% होते हैं, यानी 80% चांसेस हैं कि बेबी में या जो अनबॉर्न है उसमें दोनों मसले आए हुए हों, जेनेटिकल फैक्टर्स भी आए हुए हों और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी कंजेनिटल डिजीज आई हुई हो। अब आगे चलते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले फिजिकल फैक्टर्स, यानी कि अगर एक फीमेल एनिमल है, वो एक्स रेज से क्या हो रहा है, एक्सपोजर ले रहा है, या फिर वो रेडिएशन उसको लग रही है, हार्मफुल रेडिएशन उसको लग रही है, तो इसकी वजह से भी जो उस फीमेल एनिमल के अंदर जो बेबी होगा वो अफेक्ट हो सकता है और उसमें डिजीज आ सकती है। सेकंड नंबर पर आ जाते हैं न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, यानी कि विटामिन और मिनरल का हाई या लो हो जाना, हाइपर विटामिनोसिस या हाइपोविटामिनोसिस, या फिर इसी तरीके से मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाए या मिनरल की एक्सेस हो जाए, किसमें? फीमेल एनिमल में। तो उससे भी क्या होता है कि बेबी को नुकसान पहुंचता है और बेबी के अंदर एबनॉर्मल फंक्शन आना शुरू हो जाते हैं, उसके ऑर्गन सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं करते और इसे बोलते हैं कंजेनिटल डिजीज। उसके बाद आ जाते हैं केमिकल फैक्टर्स, यानी कि अगर फीमेल एनिमल ड्रग्स यूज
यूज कर रहे हैं, यानी कि फीमेल एनिमल को ड्रग्स बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं, केमिकल्स यानी कि मेडिसिन बहुत ज्यादा खिलाई जा रही हैं, तो उसका एक हार्मफुल इफेक्ट होता है किसके ऊपर, बेबी के ऊपर, अनबॉर्न के ऊपर, जो उसके यूट्रस के अंदर मौजूद है, और उसकी वजह से भी उसमें कंजेनिटल डिजीज के चांसेस आ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हार्मोनल फैक्टर्स। हार्मोनल फैक्टर्स क्या हैं कि अगर फीमेल एनिमल डायबिटिक है, अगर वो डायबिटिक है तो डायबिटीज की वजह से हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं, हार्मोन सही तरीके से अपने पीक लेवल पर नहीं पहुंचते, बल्कि डायबिटीज की वजह से उनमें अल्ट्रेशन आ जाती है, उनकी अमाउंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं होते। दूसरा आप देखें प्रोजेस्टेरोन, अगर फीमेल एनिमल को बाहर से इंजेक्शन के तौर पर प्रोजेस्टेरोन लगाया जा रहा है आर्टिफिशियली तौर पर, तो इसका भी बेबी के ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन, ये ऐसे इंजेक्शंस हैं जो कि अगर आप फीमेल एनिमल को प्रेगनेंसी के टाइम पे लगाएंगे तो उसका अफेक्ट जो है अनबॉर्न पर होगा, बेबी पर होगा, और बेबी के अंदर कंजेनिटल डिजीज के चांसेस आ जाएंगे। उसके बाद फिर आ जाते हैं मैटरनल इन्फेक्शन, यानी कि जो फीमेल है, फीमेल एनिमल है, वो वायरस से अफेक्टेड है, उसके अंदर वायरस पाया गया है, या फिर उसके अंदर बीमारियां पाई गई हैं, जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस उसमें पाया गया है, ब्रोसिलोसिस उसमें पाया गया है, तो इसकी वजह से भी, इन सारी चीजों की वजह से भी जो बेबी है वो अफेक्ट हो सकता है। ये सारी चीजें थी एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो टेराटोजेंस हैं जिनकी वजह से बेबी को नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं जेनेटिकल फैक्टर। जेनेटिकल फैक्टर में फिर दो चीजें आ जाती हैं, एक आपके पास आ जाता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, और दूसरा आ जाता है म्यूटेशन। तो सबसे पहले देखते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज क्या है, अफेक्टिंग ऑटोसोम्स, यानी कि जो क्रोमोसोम मियोसिस के टाइम पर दो हिस्सों में तकसीम होने थे वो सही तरीके से तकसीम नहीं हुए, और ट्राइसोमी के केसेस आ गए। यानी अब यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ऑटोसोम की कर रहे हैं, हम लोग सेक्स क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहे। अब जरा समझिए कि ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम में क्या फर्क है, जरा इस पे गौर कीजिए। ये एक सेल है, इस सेल में 23 पेयर्स हैं, 23 पेयर्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास 22 होंगे, 22 क्रोमोसोम जो होंगे पहले, उन सारे 22 पेयर्स में जितने भी जीन्स होंगे वो जीन्स आपकी बॉडी को डेवलप करने के लिए होंगे। आपकी आईज किस तरह बननी है, आपके नोज किस तरह बनना है, आपके कान किस तरह बनने हैं, आपका फेस किस तरह बनना है, आपकी बॉडी किस तरीके से बननी है, आपका हैंड किस तरीके से बनना है, उनमें कितनी ग्रोथ होनी है। तो इन सारी चीजों के जो मैसेज होते हैं ना वो जीन में होते हैं, और वो जीन्स इन 22 पेयर में मौजूद होते हैं जो कि बॉडी की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। जबकि जो 23rd पेयर होता है, लास्ट वाला, लास्ट 23rd पेयर जो होता है, 23rd पेयर जो होगा आखिरा, जो कि एक्स और वाई होता है किसके केस में, फीमेल के केस में, और एक्स और एक्स होता है किसके केस में, मेल के केस में। तो ये जो पेयर होता है इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि ये आपका सेक्स डिटरमाइन करता है कि आया के जो बेबी होगा वो मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगा। अगर तो उस बेबी के सेल्स में लास्ट जो पेयर है वो इस तरीके से बना है तो इसका मतलब वो बेबी मेल है, और अगर इस तरीके से बना है तो इसका मतलब वो बेबी फीमेल बॉर्न होगा। तो ये सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये आपका सेक्स डिटरमाइन करता है। हमारे पास अफेक्टिंग ऑटोसोम में क्या क्या डिजीज आ सकती है, एडवर्ड सिंड्रोम, पिट्यूटरी सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। ये क्या है, ये ट्राइसोमी की केसेस हैं, ट्राइसोमी। इसमें 18 नंबर का जो क्रोमोसोम है वो ट्राइसोमी अफेक्ट होता है। पिट्यूटरी में जो है वो 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्राइसोमी में आ जाता है, और डाउन सिंड्रोम में 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ट्राइसोमी में आ जाता है। ट्राइसोमी किसे बोलते हैं कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बन जाए।
मैंने आपको बताया ना, 2 क्रोमोसोम होते हैं, पेयर में होते हैं, तो ट्राइसोमी के केस में 3 हो जाएंगे, यानी 21st वाला जो होगा वो 3 बन जाएंगे क्रोमोसोम। इस तरीके से 21 के 3 क्रोमोसोम बन जाएंगे, हालांकि 2 होते हैं, एक मदर की तरफ से और फादर की तरफ से, लेकिन यहाँ पर एबनॉर्मल कंडीशन है तो 3 बन जाएंगे। इसी तरीके से पेटोरी सिंड्रोम में आप देखें तो 13 नंबर जो क्रोमोसोम होगा उसमें ट्राइसोमी आ जाएगी, और एडवर्ड सिंड्रोम में 18th नंबर वाला जो क्रोमोसोम होगा उसमें ट्राइसोमी आ जाएगी। तो ये क्या होगा, आपके वो क्रोमोसोम अफेक्ट हुए जो कि ऑटोसोम थे, इसमें 23rd नंबर ऑफ क्रोमोसोम अफेक्ट नहीं हुआ है। ये आपके पास 18, 13 और 21 ये सारे 22 तक जो है ये कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं अफेक्टिंग सेक्स क्रोमोसोम। अब सेक्स क्रोमोसोम की बात आएगी कि ये 13th नंबर वाला पेयर जो है अगर ये अफेक्ट हो जाए, यानी कि इसमें अगर ये देखिए फीमेल के केस में अगर डबल एक्स आ जाए, फीमेल के केस में अगर डबल एक्स वाई आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, अफेक्टिंग सेक्स क्रोमोसोम आ जाएगा, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी आ गई है। ठीक है, इनमें आपके पास आ जाते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम अब किस में आ जाएगा, आपके पास मेल में आ जाएगा, क्योंकि वाई मिसिंग है ना, वाई मिसिंग है, एक्स एक्स्ट्रा है, तो वाई जब तक नहीं आएगा तब तक वो फीमेल नहीं होगा। तो ये मेल के केस में डबल एक्स होते हैं नॉर्मली, लेकिन यहां पर क्या आ गया, एबनॉर्मल कंडीशन में ट्रिपल एक्स आ गया। तो ये भी कंडीशन देखी गई है। तो ये थे क्रोमोसोमल अफेक्शन, और ये किसकी वजह से होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से। जेनेटिक फैक्टर्स किसकी वजह से हो सकते हैं, ये आपके म्यूटेशन आ जाती हैं, ये आपके पास इसमें रेडिएशन वगैरह होते हैं, एक्सरेज वगैरह होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह होती हैं। इसके अलावा कुछ कैंसर के और ट्यूमर बनाने वाले जो हमारे पास आइसोटोप्स वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें अफेक्ट करती हैं। वो हम मजीद दूसरी वीडियोस में पढ़ेंगे जब हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज पढ़ रहे होंगे अच्छे तरीके से। अब चलते हैं म्यूटेशन, ये भी जेनेटिकल फैक्टर की वजह से है। अब म्यूटेशन में क्या है कि किसी एक क्रोमोसोम का या तो डिलीट हो जाना या फिर उसकी जगह पर किसी और का आ जाना, तो ये क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। ये जीन की बात हो रही है, क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जीन की बात हो रही है। म्यूटेशन जीन के ऊपर, जीन लेवल पर होता है कि आपके पास कोई एक जीन मिस हो गया है, या उसकी जगह पर एक दूसरा जीन आ गया है, या फिर एक एक्स्ट्रा जीन आ गया निकले बगैर। तो ये सारी चीजें हम लोग म्यूटेशन पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। जो ऑटोसोम क्रोमोसोम हैं, यानी कि जो 22 क्रोमोसोम्स हैं, पहले उनमें अगर कोई भी जो डोमिनेंट ट्रेड है उसमें कोई मसला आ जाए, कोई भी जो डोमिनेंट ट्रेड, डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं कि जीन 2 किस्म के होते हैं, राउंड शेप के लिए होता है और ये रिंकल शेप के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, तो ये आर के कैपिटल आर आ गए, तो इसका मतलब अब जो शक्ल बनेगी वो राउंड बनेगी, वो रिंकल्ड नहीं बनेगी। अच्छा, तो ये जो डोमिनेंट और रिसेसिव केसेस, अगर डोमिनेंट ट्रेड, ऑटोसोम का कोई डोमिनेंट ट्रेड मिस हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेड म्यूटेशन। और अगर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड हो जाए, यानी इसमें कोई मसला आ जाए, तो फिर उसे क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड म्यूटेशन। इसमें क्या क्या आ सकते हैं, टी सैक डिजीज आ जाती है, सिकल सेल एनीमिया आ जाता है, और थैलेसीमिया आ जाता है। जरा देखते हैं ये डिजीज क्या है। टी सैक डिजीज ऐसी डिजीज है जिसमें आपका जो एंजाइम है वो मिस हो जाता है, इसको बोलते हैं हेक्सोसेमिनाइडेज ए। ये ऐसा एंजाइम है जो कि चीजों को मेटाबोलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके गैर मौजूदगी में जो चीजें हैं, जो फैट मटेरियल, फैटी मटेरियल है, वो नर्व सेल्स में और न्यूरॉन्स वगैरह में क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर बंदे को प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डिजीज आ जाती हैं। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जिसमें आपका जो सेल होता है आरबीसी, उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। ये नॉर्मल शक्ल है, तो आरबीसी इस तरीके से क्रिसेंट शक्ल में आ जाता है, चांद की शक्ल में आ जाता है। तो उसके बाद अगर थैलेसीमिया देखा जाए, तो थैलेसीमिया में आपके पास हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है वो सही नहीं बनती है, और हीमोग्लोबिन सही नहीं बनेगा तो फिर ऑक्सीजन सप्लाई सही तरीके से नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आती हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट में। उसके बाद फिर आ जाते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, कि आपके पास एक्स ने, अब ये जाएगा ना, ये सेक्स क्रोमोसोम का बीमारी आ गई, ये सेक्स क्रोमोसोम वाली बीमारी आ गई। ये सेक्स क्रोमोसोम में अगर कोई म्यूटेशन आ जाए, और वो भी म्यूटेशन किस में आ जाए, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट में, यानी एक्स क्रोमोसोम पर हो, वाई क्रोमोसोम पर ना हो, एक्स क्रोमोसोम पर हो, और एक्स क्रोमोसोम पर भी उसी जीन पर जो कि रिसेसिव हो,
उसमें अगर कोई म्यूटेशन आ जाए तो उसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट म्यूटेशन। और इसमें कौन से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? इसमें हीमोफीलिया हो जाता है। हीमोफीलिया क्या है? ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाता है। ब्लड क्लॉट होने की जो कैपेबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, वो लॉस हो जाती है हीमोफीलिया में। यानी अगर कोई ब्लीडिंग वगैरह हो गई तो वो प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होती रहेगी, कोई भी क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है इसमें। उसके बाद आ जाते हैं पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस। पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कि जो बेबी है वो सही तरीके से कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से अलग नहीं कर पाते हैं कि भाई ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है, या ब्लू कलर है, ये येलो कलर है, तो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, सही तरीके से देख नहीं पाता है। इसमें आपके पास आ जाती है प्रोटानोपिया, ब्यूटेरानोपिया और टेरिटानोपिया। इसमें आपके पास ये जो प्रोटानोपिया है ये रेड कलर की ब्लाइंडनेस के लिए होता है। अगर रेड कलर ब्लाइंडनेस हो जाए तो उसको आप लोग बोलते हैं प्रोटानोपिया, और ब्यूटेरानोपिया बोलते हैं ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस को। या अगर कोई पर्सन ग्रीन कलर को सही तरीके से देख नहीं पा रहा है तो उसे बोलते हैं कि उसको ब्यूटेरानोपिया की डिजीज हो गई है। येलो कलर को अगर वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है तो उसे कहते हैं कि टेरिटोनोपिया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो कि टेरेटोलॉजी पर थी, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।